हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे और जिसमें मैं आप लोगों को आज की क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि पिछले आप लोगों ने क्लासेस में देख लिया है कि हमारे देश का संविधान किस प्रकार बनना तैयार हुआ और कैसे कैसे इसमें क्या क्या कब कब क्या क्या किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा पिछली क्लास में कि हमारे देश में महत्वपूर्ण जो विदेशी स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, हमारे देश में कितने अनुसूचियां हैं और कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग किन किन टॉपिक से रिलेटेड हैं और कौन कौन से भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक देख लिया है। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के विषय में अध्ययन करवाऊंगा। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये उद्देशिका है ये हमारे देश के जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से ही ली गई है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह अपने देश के संविधान में कितनी महत्वपूर्ण है, आइए सारी बातों को हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अपने देश के संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसमें देखिए लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, ये अपने देश के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों। हाँ देखिए, जैसे कि संविधान के परिचय अथवा भूमिका को प्रस्तावना कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, यानी यह अपने देश के संविधान की क्या है, भूमिका है और जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और एक तरह से अपने देश के संपूर्ण संविधान का एक सारांश भी है। ठीक है, एक समरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, यानी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका का जब संविधान बनना शुरू हुआ था तो उसी में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया और जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए और संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर है ये आधारित। देखिए संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है।
इसका मतलब कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में उन सभी बातों को बता दिया गया है जिसके ऊपर हमारा संविधान पूरी तरह से क्या है, निर्भर है। यानी हमारा संविधान वो चीजों को कराने के लिए पूरी तरह से कहा जाए तो प्रतिबद्ध है। तो सारी बातों को कहाँ बता दिया गया है, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना। और यह भी बताया गया है कि हमारे देश के संविधान के क्या महत्वपूर्ण आदर्श हैं, हमारे देश की जो सरकार होगी उसके क्या कर्तव्य हैं, लोगों के क्या कर्तव्य हैं, लोगों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, सारी चीजें अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में सारांश रूप में बता दी गई। आरंभ में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, ठीक है। फिर देखिए, जब यानी शुरुआत में जब देश का संविधान बना था और हमने उसको लागू किया था तो उस समय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में देखिए उसको संविधान का भाग माना जाने लगा। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले मामला जो था बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 ईस्वी में मामला हुआ था उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। फिर इसके बाद देखिए 1973 ईस्वी में एक और मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लिखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका मतलब कि इन्होंने कहा संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे इसकी मूल भावना प्रभावित हो। यानी इसमें जो मूलभूत बातें हैं उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, इसमें कुछ और अच्छा हम जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं, ये चीजें कही गई। अब देखिए, जब से अपने देश का संविधान लागू हुआ है तब से केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और वह हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के था, ठीक है। और इसमें संशोधन के पश्चात 3 शब्दों को जोड़ा गया है, देखिए, जिसमें देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए और इस संशोधन को वैध ठहराया गया। इसके बाद इस संशोधन को वैलिड बताया गया, ठीक। अब आइए और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। अब देखिए, हमारे इस देश के संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, ठीक है। देखिए, पहला देखिए क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, ठीक। यानी कहा जा रहा है कि हमारे देश का संविधान जो है शक्ति कहां से प्राप्त करता है, देश के लोगों के द्वारा, देश के निवासियों के द्वारा, ठीक। फिर दूसरी बात देखिए कही गई इसमें, दूसरा तत्व देखिए क्या है, भारत की प्रकृति, यानी भारत की प्रकृति कैसी है, भारत किस प्रकार का देश है, इसका नेचर कैसा है। तो देखिए, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है, ठीक। यानी यहाँ की शासन प्रणाली किस प्रकार की है, हम लोग क्या किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं या किसी के आश्रित हैं या पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हमारे यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये दूसरा तत्व बताता है, ठीक। फिर देखिए, जो तीसरा तत्व है वो संविधान का उद्देश्य बताता है।
यानी हमारे देश का संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो देखिए तीसरे तत्व में बताया गया है कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। यानी ये चार चीजें जो हैं अपने देश के संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य। और चौथा तत्व इसका है संविधान लागू होने की तिथि। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 इसका उल्लेख करते। अब आते हैं प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म व्याख्या देख लेते। ठीक, देखिए प्रस्तावना में मुख्य शब्द। देखिए प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है और ये शब्द देखिए जैसे संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। यानी ये महत्वपूर्ण जो शब्द हैं इनकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए इनका विस्तार पूर्वक उल्लेख देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए हम भारत के लोग, शुरुआत ही होती है। ठीक है, अपने देश के संविधान की जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो शुरुआत सबसे पहले इसी शब्दों से होती है। तो देखिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए से किया है, न कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी आदमी ने दिया। यानी हम अपने देश का जो संविधान बना रहे हैं ये किसी बाहरी व्यक्ति या किसी राजा के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमारे देश के निवासियों के द्वारा ही अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ है और उसी के द्वारा यह संविधान निर्मित किया जा रहा है। फिर देखिए इसमें जो दूसरा शब्द है संप्रभुता। देखिए संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि भारत न तो किसी दूसरे देश का आश्रित है और न ही उसका कोई डोमिनियन क्षेत्र है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों में, चाहे वो मामला आंतरिक हो चाहे बाहरी, उसका पूरी तरह से निस्तारण करने में, निवारण करने में स्वतंत्र है। यानी हम पाबंदियों में नहीं रहते हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं और हम किसी के दबाव में नहीं आते, चाहे हमारा मामला अपना आंतरिक हो चाहे बाह्य। ठीक, यानी हमारे देश के अंदर जो कुछ भी मामले हैं उसमें भी हम खुद से स्वयं से फैसले लेते हैं और हमारा किसी बाहरी देश या हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी अगर कोई मामला है तो हम खुद अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए योग्य। ठीक, फिर देखिए इसको दूसरे तरीके से देखिए क्या कहा जा सकता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी हमसे संबंधित यदि कोई मामला है तो यहाँ के लोग भी जो हैं वो अपना निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है और वो किसी के आश्रित नहीं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी कोई भी बाहरी शक्ति हो, चाहे पावर हो, चाहे देश हो, अपने देश को आदेश नहीं दे सकती कि फला काम करिए। ठीक, आइए अगली बात समाजवादी। देखिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए समाजवादी, इसमें देखिए कहा जाता है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति जो वस्तुओं को उत्पन्न करती है अपने देश में प्राकृतिक रूप से, वो समानता के आधार पर उत्पन्न करती है और उसका बंटवारा भी समाज में सबके साथ समानता के साथ होना चाहिए। यानी जब प्रकृति भेदभाव नहीं कर रही है तो फिर इंसान को भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमारे देश के लोगों को सारे चीजों का भी बंटवारा समान तरीके से किया जाए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि
सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। कहा जा रहा है कि सरकार उद्योग धंधे एवं जमीन जायदाद की मालिकाना या हकदारी से संबंधित जो कुछ भी कानून बनाया जाए वो सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा न दे, ऐसा बनाया जाए कि सभी लोगों का कल्याण हो। देखिए समाजवाद देखिए दो प्रकार का होता है। जैसे अपने देश का जो समाजवाद है देखिए वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और एक समाजवाद होता है साम्यवादी समाजवाद। देखिए साम्यवादी समाजवाद जो है अपने देश में अपनाया नहीं जाता है। जैसे आप देखेंगे अपने कुछ पड़ोसी देश हैं जैसे रसिया है, चाइना है, तो इन देशों में साम्यवादी समाजवाद अपनाया गया है कि जैसे वहां उत्पादन और वितरण के जितने भी संसाधन है, क्षेत्र हैं, उन पर सब पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है, और वो सारी चीजों को मालिकाना हक किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। और हमारे देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें देखिए संसाधनों पर लोगों का भी अधिकार है, ठीक है, यानी लोगों कुछ संसाधनों पर लोगों का भी अधिकार है और कुछ पर सरकार का भी है। तो इस प्रकार के जो व्यवस्था होती है उसी को मिश्रित व्यवस्था कहा जाता है, और उसी व्यवस्था को अपने देश में अपनाया गया है। ठीक, देखिए इस व्यवस्था को राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। देखिए ये साम्यवादी समाज जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। यानी साम्यवादी समाजवाद में देखिए सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और निजी संपत्ति किसी की अपनी नहीं होती है, सब पर देश की सरकार का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, यानी सरकार भी करेगी, सरकार का भी स्वामित्व रहेगा और लोगों का भी स्वामित्व रहेगा। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। कहा जा रहा है कि अपने देश के न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि अपने देश में इस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है जिसके वजह से गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, असमानता, इन सारी चीजों को खत्म कर दिया जाएगा, लोगों को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके वजह से अपने देश में इस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। देखिए भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। यानी भारतीय समाजवाद में दो स्वरूपों का बहुत महत्व है, एक है मार्क्सवाद और गांधीवाद, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। ठीक है, इन सब चीजों को मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, उसके बाद देखिए उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। यानी जो 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई गई थी अपने देश में, उस नीति के द्वारा इसको और लचीला कर दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि उस समय जो अपने देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्हीं के द्वारा यह पॉलिसी लाई गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला देखिए है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, देखिए इसमें क्या विशेष बातें बताई गई है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी है और कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। ठीक है, यानी सरकार इस पर अधिकार नहीं कर सकती। देखिए सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यानी अपने देश में जितने भी धर्म है, जितने भी धार्मिक आचरण है, सभी को सरकार के द्वारा समान रूप से रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। देखिए भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं
और उन्हें सरकार का समान समर्थन। यानी हमारे देश में सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि सरकार क्या है, पंथ निरपेक्ष है, न्यूट्रल है। सभी धर्म के लोगों को समान महत्व दिया जाता है, समान अधिकार दिया जाता है, जिसके वजह से अपना देश पंथ निरपेक्ष अथवा धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, अगली देखिए विशेषता, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, देखिए सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं और लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं। यानी एक ऐसी सरकार जहां पर देश के सभी लोगों को एक बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, यानी वह अपना मुखिया, अपना शासक खुद चुन सकता है। तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखिए, इस व्यवस्था को देखिए कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे भूतपूर्व, जिसमें उनके देखिए कहा गया था उनके द्वारा कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक शासन। इसमें देखिए सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। ठीक, अब देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, लोकतंत्र जनरली दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अपने देश में देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए स्विट्जरलैंड यानी यूरोपियन देशों में कुछ कुछ में, जिसमें स्विट्जरलैंड प्रमुख है, वहां इसको अपनाया गया है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। देखिए इसकी क्या खासियतें हैं। देखिए इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चार मुख्य बातें होती हैं जो इसको विशेष बनाती है। देखिए इसमें है पहली विशेषता परिप्रेक्षा। ठीक है, रेफरेंडम, यानी इसमें देखिए क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार वहां के लोग अपना शासक चुनते हैं, फिर उसके बाद उसकी पहल करते हैं। फिर तीसरी प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुला सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे द्वारा चुना गया जो प्रत्याशी योग्य नहीं है, वो कार्य करने के लायक नहीं है, तो उसको फिर से वापस बुला लेते हैं और वहां पे जनमत संग्रह कराया जाता है। उस जनमत संग्रह में यदि उस प्रत्याशी को सहमत वो नहीं मिलता है, वोटिंग नहीं होती है उसके पक्ष में, तो उसको अपना पद छोड़ देना पड़ता है, त्याग पत्र। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए इसमें देखिए दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या होता है कि हम लोगों ने जिसको प्रतिनिधि अपना चुन लिया वो सर्वोच्च शक्तिशाली होते हैं और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार को चलाते हैं और कानूनों को निर्मित करते हैं। एक बार चुन लेने के बाद फिर ये उतने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं यदि कोई प्राकृतिक घटना दुर्घटना ना हो। देखिए इस प्रकार के लोकतंत्र को देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। देखिए संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। तो अपने देश में जो लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है वो कैसा है, संसदीय है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है और जिसको मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। अब आते हैं गणराज्य। देखिए गणराज्य का अर्थ क्या होता है। देखिए कहा जाता है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। ठीक है, गण का मतलब होता है लोग, निवासी। तो ये इसमें ही कहा गया है कि अपने देश का जो संविधान है वो यह कहता है कि यहाँ का जो शासक होगा यानी जो राष्ट्र प्रमुख होगा वह यहाँ की जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि अनुवांशिक रूप, यानी न किसी राज खानदान से होगा, न किसी राजा का बेटा होगा। ये ऐसा नहीं हो पाएगा, ये अपने देश के लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ
यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। इसलिए देखिए अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि राष्ट्रपति को किसी खास वंश खास समूह से चुना जाता है। ठीक, यही कारण है कि अपने देश के लोगों के द्वारा ही उसका चुनाव होता है। उसका चुनाव देखिए 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक, और देख लीजिए गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। 2 और बातें शामिल है जिसमें देखिए पहली यह कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती। पहले देखिए क्या होता था, जो किसी देश के शासक होते थे, राजा होते थे, सारी राजनीतिक शक्ति उन्हीं के हाथों में होती थी। तो ये बहुत गलत होता था, जिसकी वजह से वो मनमानी करते थे। तो उन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था अपने देश के संविधान में की गई है कि अगर कोई राष्ट्र प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाएगा तो उसके हाथों में विशेषाधिकार कम होंगे और वह नियंत्रित होगा। ठीक, और देखिए दूसरी विशेषता क्या है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा विशेषाधिकार नहीं होंगे। इसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा? जनता के हाथ। यानी जनता चाहेगी तो अगली बार 5 साल के बाद उस व्यक्ति को हटा सकती है, पदस्थापित कर सकती है। अगला है न्याय। अगली विशेषता इसकी न्याय। देखिए प्रस्तावना में 3 भिन्न रूपों में शामिल किया गया है इसको। देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन सी? देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तीनों को देखिए अलग अलग देख लेते हैं। देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए। यानी अपने देश में न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि इन्हीं सब आधारों पर, देखिए आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय या संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को गरीब अमीर के आधार पर उसको न्याय न कम न ज्यादा दिया जाएगा। यानी सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा। ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाए। देखिए तीसरी राजनीतिक न्याय का अर्थ देखिए क्या है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। यानी सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार होगा। यदि वो किसी सरकारी दफ्तर में जाना चाह रहे हैं तो उनको रोक नहीं सकता कोई उनके जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। और वो अगर सरकार से अपनी शिकायत करना चाहते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, उसको पूरा अधिकार रहता है। और उसके अंदर यदि नेतृत्व की क्षमता है तो वो अब नेतृत्व भी कर सकता है। ये जो तीनों तत्व हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों तत्व को 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुई थी वहीं से लिया गया है। ठीक है, देखिए अपने देश के संविधान निर्माताओं ने कहां कहां की अच्छी अच्छी बातों को चुन के अपने देश के संविधान में शामिल किया है। फिर देखिए अगला है स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो यहाँ के निवासी होंगे उनके क्रियाकलापों या गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। उनको अपने कार्य को अपने इच्छा अनुसार पूरे आजादी के साथ करने की व्यवस्था की जाएगी, अवसर प्रदान किया जाएगा।
इसके लिए देखिए, अपने देश की जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और उन स्वतंत्रताओं को मौलिक अधिकारों के जरिए प्रदान भी किया गया है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। ठीक, प्रस्तावना में इसकी बात कही गई है और मौलिक अधिकारों में इसको प्रदान भी किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, ये सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए। अब कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के इन स्वतंत्रताओं का हनन होता है या उनको कोई नहीं प्रदान करता है, तो इस मामले में व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी न्यायालय जा सकता है। ठीक, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको स्वतंत्रता मिल गई है तो आप किसी का नुकसान करेंगे, ऐसी स्वतंत्रता नहीं। यानी आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र है इसका मतलब नहीं कि आप किसी का नुकसान करेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां किसी दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए, स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, यानी जो चीजें प्रतिबंधित हैं उसको आप नहीं करेंगे। जो जो चीजों को सबको छूट है वही आप कर सकते हैं, यानी जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए भी आपको आजादी नहीं है, और जो सरकारी नियंत्रण में चीजें हैं वो भी नहीं कर सकते हैं आप, तो उसको करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जाए, यानी सबकी एक लिमिट है जिसके अंदर रहकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते। देखिए, अब आती है बात समता की। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी समाज में कोई भी वर्ग का व्यक्ति होगा उसको विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, यानी अपने देश में स्थिति और अवसर की समता अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में कही गई है और यह हर नागरिक को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है। ठीक, देखिए, इसमें देखिए समता के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन है। देखिए, पहला है नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, यानी 3 प्रकार की समता देने का प्रयास किया जाता है। एक नागरिक समता, यानी सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। फिर उसके बाद सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और फिर आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की। अब देखिए, अगला है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ देखिए क्या होता है, भाईचारे की भावना। ठीक है, इस व्यवस्था को देखिए अपने देश की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है और इसको पूर्ण करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया है, मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से। देखिए, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी देखिए इसमें नागरिकता भी हमारे देश में एक ही दी जाती है। यह भी क्या दिखाता है कि सभी भारतीय एक हैं, इसमें भ्रातृत्व की भावना झलकती है। ठीक, फिर देखिए मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। यानी 2 चीजें हो गई, एक नागरिकता जो है भ्रातृत्व की भावना अपने देश में लाती है और दूसरा मौलिक कर्तव्य है। इन दोनों के द्वारा अपने देश में भाईचारे या बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न होती है। देखिए,
प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता का सम्मान। यानी बंधुत्व तभी होगा, तभी सफल हो पाएगा जब व्यक्ति व्यक्ति का सम्मान करेगा और देश की एकता और अखंडता का सम्मान करेगा, तभी बंधुत्व की भावना अपने देश में सही मायने में मानी जाएगी। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। ठीक है, यानी एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों डायमेंशन है, ये साइकोलॉजिकल भी और सीमाई भी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं को पार करना है, यानी उनको दूर करना है। यानी इन किसी आधार पर अपने देश को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने देश को क्या रखना चाहते हैं? अखंड रखना चाहते हैं। हम अपने देश को टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते हैं, और हम सभी भारतीय क्या हैं? एक हैं। ठीक है, हमारी सभ्यता संस्कृति एक है, हमारी नागरिकता एक है, हमारा संविधान एक है, हमारा राष्ट्रगान एक है, हमारी राष्ट्रीय विरासतें एक है। ठीक, सारी चीजें। अब देखिए, ये जो व्यवस्था है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये फ्रांस की क्रांति से अपने देश के संविधान में अपनाई गई। देखिए, फ्रांस की क्रांति जो 1789 से लेकर 99 तक चली थी, उनसे इन बातों को लिया गया है। अब आते हैं प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, तो प्रस्तावना किस प्रकार हमारे देश के संविधान में महत्वपूर्ण है। देखिए, कहा जाता है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। ठीक है, दूसरी देखिए, इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। ठीक है, यानी यह अपने देश के दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सारे मूल्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, और यह अपने देश के संविधान का आधार है। उसके बाद संविधान सभा में जो व्यक्ति लोग शामिल थे, जो महान पुरुष शामिल थे, उन लोगों की बेहतर सोच, महान सोच, आदर्श सोच का भी इसमें उल्लेख किया गया है। फिर देखिए, इसके निर्माण में देखिए नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को भी परिलक्षित किया जाता है। यानी निर्माण करते समय जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के लोग थे, उन लोगों ने भविष्य के लिए क्या सपना देखा था, क्या अभिलाषाएं रखी थी, क्या इच्छाएं थी उनकी कि भविष्य में हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारे देश के लोगों को ये चीजें मिलनी चाहिए। उन सारी चीजों को उन लोगों ने कहां प्रस्तुत किया है? अपने देश के संविधान की प्रस्तावना। देखिए, अब इनके द्वारा देखिए, जो उस समय के अपने देश के संविधान सभा के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों में से बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने संविधान के प्रस्तावना के प्रति कही गई हैं। देखिए, उसमें देखिए सबसे पहले जो देखिए अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में देखिए क्या कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने कहा था कि जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है वो हमारी दीर्घकालिक यानी लंबी अवधि में आने वाले जो सपने हैं उसका क्या है? एक विचार है। यानी भविष्य में हम लोगों को क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, उसका विचार अभी प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रस्तावना के माध्यम से। फिर देखिए दूसरे व्यक्ति जो थे प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी, उनके द्वारा भी देखिए अपने देश के संविधान की प्रस्तावना की महत्ता को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है
कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमारे संविधान की आइडेंटिटी क्या है, प्रस्तावना है। फिर देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने देखिए अपने देश की संविधान की प्रस्तावना के बारे में और भी महत्वपूर्ण कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना अपने देश के संविधान का सबसे रेस्पेक्टेड पार्ट है, सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। जैसे देखिए बिना कुंजी के कोई ताला नहीं खुलता है, तो कहने का मतलब है कि पूरे संविधान को खोलने से पढ़ने से पहले आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए तो आपका पूरे संविधान के बारे में एक सारांश मिल जाएगा। फिर देखिए यह संविधान का आभूषण है, यानी यह संविधान का गहना भी है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यानी आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, केवल प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो आप हमारे देश के संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे देश का संविधान कैसा है। ये सारी बातें किसने कही थी, ठाकुर दास भार्गव। फिर देखिए एक अंग्रेज राजनीति शास्त्री थे अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने भी अपने देश के संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा की है। उन्होंने देखिए संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा है और उनको सम्मान दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने देश की प्रस्तावना से अपने आप को इतना प्रभावित किया कि अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख है। यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1951 में, तो उसके शुरुआत में प्रस्तावना का वर्णन किया है। ठीक, फिर देखिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भी मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। कहते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा के समान है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। फिर देखिए ये कहते हैं कि यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। ठीक, ये सारी बातें जो अपने देश के महान लोगों के द्वारा प्रस्तावना के विषय में कही है। ठीक, अब देखिए संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को माना जाता है कि नहीं, ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा बता दिया था, इसको और भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए अक्सर विवाद रहता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इसके लिए देखिए 3 मामले भी हुए थे, मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें देखिए बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 मामला, इसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। फिर उसके बाद देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लिखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं। ये सारी बातें अपने देश के संविधान की प्रस्तावना के विषय में कही गई। फिर उसके बाद देखिए 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 आया, जिसमें पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा, यानी प्रस्तावना अपने देश के संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने कहा कि संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया है, परंतु इसको तब तक अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जा सका। प्रस्तावना को देखिए अंत में शामिल किया जाना, इसका कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किए जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा
कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद की प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान के जनकों के मत से समानता रखता है। ठीक, इसमें देखिए दो तथ्य उल्लेखनीय हैं उस समय के लिए। देखिए क्या कहते हैं, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। कहा गया कि प्रस्तावना न तो सरकार की शक्तियों का स्रोत है, यानी कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनकी शक्तियों का स्रोत है, और न ही उस पर कोई भी प्रतिबंध इसके द्वारा लगाया जा सकता है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी यह न्यायालय में इसके आधार पे आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी अपने देश के संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड थी। अब देखिए प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। ठीक, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो मैंने आप लोग को बताया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी इसमें जो मूलभूत बातें हैं उसको नहीं हटाया जा सकता। इसमें कुछ अलग से अच्छी बातें अगर शामिल की जा सकती हैं तो वो शामिल कर सकते हैं। और इसी के वजह से अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही, यानी आपने आज की क्लास में अपने देश के संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं मौलिक कर्तव्य के पहले भाग 1 के हिसाब से आप लोग, मतलब भाग 1 भाग 2, तो कुछ जो शुरुआत के महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे भाग 5, 6 तक, तो उनको भाग वाइज पढ़ लेते हैं। तो उसी में मौलिक अधिकार भी आएगा, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग अध्ययन क्रम वाइज करेंगे। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।